इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है बहू ही दहेज। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोग को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, गांव के चौधरी राम प्रसाद अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी एक ही संतान थी, बेटी सुमन। सुमन सुंदर, सुशिक्षित और संस्कारी थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो रिश्ते आने लगे, लेकिन हर जगह एक ही प्रश्न था, दहेज में क्या मिलेगा। राम प्रसाद को यह सब सुनकर बहुत दुख होता। उन्होंने ठान ली कि अपनी बेटी का विवाह उसी घर में करेंगे जहां दहेज की मांग ना हो। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें रमेश नामक युवक के बारे में पता चला। वह एक स्कूल शिक्षक था और दहेज का विरोधी। जब दोनों परिवार मिले तो सुमन और रमेश की विचारधारा भी मेल खाती दिखी। शादी की बात तय हो गई। शादी का दिन आया। बारात धूमधाम से आई। जब कन्यादान का समय आया तो दूल्हे के पिता ने धीरे से कहा, कुछ गहने और नगद रुपए तो देने ही होंगे, समाज में हमारी इज्जत है। राम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, हमने तय किया था कि यह विवाह बिना दहेज के होगा। दूल्हे के पिता झिझक गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तभी रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, अगर यह शादी दहेज से होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे लिए बहू ही सबसे बड़ा दहेज है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह देख राम प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने सुमन का हाथ रमेश के हाथ में देते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी सही हाथों में जा रही है। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि असली दहेज क्या होता है। एक संस्कारी और सुशिक्षित बहू जो हर घर को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, शादी के बाद सुमन अपने नए घर आई। रमेश और उसकी माँ कमला देवी ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। लेकिन दूल्हे के पिता हरिराम जी अब भी इस बात से नाराज थे कि बिना दहेज के शादी हुई है। वह सुमन को ताने मारने लगे, तू तो खाली हाथ आई है, कुछ लेकर आती तो घर की इज्जत बढ़ती। सुमन शांत स्वभाव की थी। उसने जवाब देने के बजाय अपने काम से घर में जगह बनानी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठती, सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती, घर को संवारती और हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे पूरा घर उसकी मेहनत और व्यवहार से प्रभावित होने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी धार्मिक सभा आयोजित हुई। वहां कई प्रतिष्ठित लोग आए। सभा में गांव के मुखिया ने रमेश के पिता हरिराम जी से कहा, आपकी बहू तो बहुत गुणवान है, ऐसी बहू ही असली दहेज होती है। आपने तो बहुत भाग्यशाली विवाह किया। यह सुनकर हरिराम जी को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह गलत सोच रहे थे। उन्होंने सभा के बीच उठकर सुमन के पास जाकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज समझ आया कि सच में बहू ही सबसे बड़ा दहेज होती है। सुमन ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए और कहा, बाबूजी, मेरा सबसे बड़ा दहेज आपका आशीर्वाद है। उस दिन पूरे गांव को सुमन ने यह सीख दिया कि एक संस्कारी, सुशिक्षित और स्नेहशील बहू किसी भी धन दौलत से बढ़कर नहीं होती। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा और लोग यह समझने लगे कि दहेज नहीं बल्कि संस्कार ही असली संपत्ति है। सुमन के घर आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब
रमेश का घर खुशियों से भर गया था। सुमन ने अपने व्यवहार, मेहनत और स्नेह से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन समाज में अब भी कई ऐसे लोग थे जो उसे बिना दहेजाई बहू कहकर ताने मारते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी थी। वहां कई महिलाएं इकट्ठा हुई और सुमन की सास कमला देवी से कहने लगी, तुम्हारी बहू तो खाली हाथ आई थी, फिर भी तुम इसकी इतनी तारीफ करती हो। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी बहू खाली हाथ आई थी, लेकिन वह घर का प्रेम, सम्मान और संस्कारों से भर गई। अगर दहेज में पैसे और गहने आते लेकिन बहू संस्कारी न होती तो क्या वो हमारे किसी काम आते? यह सुनकर वहाँ खड़ी महिलाएं चुप हो गईं। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। अब लोग यह मानने लगे कि अच्छी बहू ही असली दहेज होती है। सुमन ने गांव की अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करने की ठानी। उसने सास के साथ मिलकर महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई की कक्षाएं शुरू की। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। अब वे अपने बेटों की शादी में दहेज की मांग से इनकार करने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और घोषणा की, अब हमारे गांव में कोई भी दहेज नहीं देगा। अगर कोई दहेज मांगेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। सुमन के प्रयासों से पूरा गांव जागरूक हो गया था। अब हर घर में यही कहे जाने लगा कि बहू ही दहेज है। अब पूरी तरह बदल चुका था। सुमन के प्रयासों से महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझ में आने लगा। लेकिन समाज में बदलाव लाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग अब भी दहेज प्रथा का समर्थन करते थे और इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते थे। गांव के जमींदार ठाकुर दयानंद सिंह के बेटे की शादी तय हुई। वही पुरानी सोच के व्यक्ति थे और खुलेआम दहेज की मांग कर रहे थे। जब सुमन को इस बारे में पता चला तो उसने गांव की पंचायत में यह सवाल उठाया। पंचायत ने सुमन से कहा, हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि अब हमारे गांव में कोई दहेज नहीं लेगा। फिर ठाकुर साहब कैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति या गलत उदाहरण क्यों स्थापित कर रहे हैं? ठाकुर साहब गुस्से में बोले, दहेज लेना हमारी परंपरा है, तुम औरतें अब ज़्यादा बोलने लगी हो। सुमन ने शांत स्वर में कहा, परंपरा नहीं अच्छी होती जो समाज को आगे बढ़ाए, न कि उसे बर्बाद करे। क्या हम अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं जो उसकी कीमत लगाते हैं? गांव के लोग सुमन की बातें सुनकर सहम गए। धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों ने भी उनका समर्थन किया। आखिरकार गांव के सभी लोग ने एकजुट होकर ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पंचायत में सार्वजनिक रूप से घोषणा की, आज से मैं और मेरा परिवार कभी भी दहेज नहीं लेंगे। हमें भी अब समझ में आ गया कि बहू ही असली दहेज है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह बदलाव सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांव में भी इसका असर पड़ा। अब लोग बेटियों को शिक्षित करने लगे और शादी को दहेज के बिना खुशी खुशी करने लगे। सुमन के प्रयासों से समाज में एक नई सोच ने जन्म दी। लोग अब अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक मानने लगे। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र दहेज मुक्त समाज की ओर बढ़ने लगा। एक दिन गांव के स्कूल में एक बच्ची ने सुमन से पूछा, दीदी, क्या सच में बहू ही दहेज होती है? सुमन मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, बहू ही सबसे बड़ा दहेज होती है। उसका प्यार, उसके संस्कार और उसका सम्मान, वही एक परिवार की असली दौलत होती है। गांव की हवा में बदलाव की सुगंध थी। सुमन ने अपने प्रयासों से समाज में को एक नई दिशा दी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।